मालिया किस्त नंबर 182। तुराबजान के बेफिक्रे टोली बनाए बैठे थे कि शिरान मुस्कुराता हुआ उनके दरमियान पहुंच गया। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गई थी। आह, बहजाद सलामन के बेटे, जंगल के वहशी जानवरों की तकदीर ने यावरी की तो तू आबादियों की जानिब चल पड़ा। अफसोस तेरी माँ अब इस जहान में नहीं है। क्या तूने अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम ले लिया है? शिरान की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गुर्राती आवाज में पूछा, तुम लोग मुझ पर तंज कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम? हम तुम्हारे दोस्त हैं शिरान, तुम्हारी सरबुलंदी के ख्वाहां। तुम तुराबजान की नाक हो। पूरे तुराबजान में कोई जवान है जो तुम्हारा मुकाबिल हो। हम तुम्हारे नाम पर कोई बट्टा नहीं लगाना चाहते। तुम्हें फेरोज खान की बेटियों की वो दिलदोज चीखें याद नहीं जो अब तक पहाड़ों में गूंज रही हैं? तुम्हें बूढ़ा बादशाह खान याद नहीं है जिसके सीने में अपने जवान भतीजों की मौत के दाग हैं? हाँ, बेशक तुमने सब कुछ किया, लेकिन बादशाह खान जिंदा है, नोमान खान जिंदा है, वो खानदान बाकी है। और हम फख्र से ये नहीं कह सकते कि तुमने अपनी माँ के कातिलों के खानदान को फना कर दिया। पहाड़ों के जियालों ने ऐसी ही मिसालें छोड़ी हैं। शिरान उन्हें देखता रहा, फिर अपने स्याह घोड़े पर सवार होते बोला, इंतजार करो इस वक्त का जब तहमाना के लोग बादशाह खान की मजलूमियत की कहानियां एक दूसरे को सुनाते फिरेंगे। उसने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा वसीरीज मैदानों में दौड़ रहा था। नहरवादी से निकलकर रास्ते कुछ अजनबी हो गए। वो भटकने लगा। सारे निशानात अजनबी थे। तब उसने एक बूढ़े भिक्षु को देखा और चौंक कर रुक गया। क्या तान बुरोमा तो जिंदा है? इसने हैरत से पूछा और घोड़े को आगे बढ़ाकर इसके करीब पहुंच गया। यातान बुरोमा ने रुख बदला और शिरान हैरत से चौंक पड़ा। ये सुदाशी थी। इसके अक़ब में अदनान सलामन खड़ा मुस्कुरा रहा था। कौन है जो मेरे बेटे की मौजूदगी में मेरी परछाई को छू सके? वो मेरा मुहाफिज है। सुदाशी की आवाज उभरी। अदनान सलामन अपना चौड़ा सीना फुलाए आगे बढ़ाया। हाँ, मैं इसका मुहाफिज हूँ। मेरी मौजूदगी में किसी की मजाल नहीं जो उसे नुकसान पहुंचा सके। मैं उसे फना कर दूंगा। शिरान गुर्राया। तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे शिरान। सुदाशी को मैंने बचाया है। मैंने तुम्हारे मुकाबले पर इस शेर की परवरिश की है। एक दूसरी आवाज उभरी। ये मार्लिनो की आवाज थी। तुमने मिस्टर मार्लिनो, तुमने? मैं तो तुमसे बड़ी अकीदत रखता था। दुनिया में तुम एक थे जिससे मुझसे कोई परखाश नहीं थी। मैंने तुम्हारे दुश्मनों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा है। तुमने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है, मुझ पर एहसान नहीं किया। तुम सिर्फ एक मशीन हो जिसे मैंने मुतहर्रिक किया है, और बस, इससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं। फिर मार्लिनो की जहरीली आवाज उभरी। इसे दुश्मनी करके तुम जिंदा न रह सकोगे बूढ़े अपाहिज। मैं शिरान हूँ। शिरान चीखकर बोला। सुदाशी जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, बादशाह खान जिंदा है। अदनान तुम्हारा मद्दे मुकाबिल है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन पहाड़ों में तुम बेहैसियत इंसान हो। मैं तुम्हें अपनी हैसियत दिखाऊंगा मार्लिनो। तुम्हारा वजूद मेरे हाथों फना होगा, समझे, मेरे हाथों। खून की सुर्ख चादर शिरान के चेहरे पर आ पड़ी। सारी कायनात सुर्ख हो गई और सुर्खी स्याही में तब्दील हो गई, गहरी स्याही। सफेद मास्क पहने डॉक्टर टोइड ने अपने साथी डॉक्टरों को इशारे से हिदायत की और शिरान का कासा सर उसके उभरे हुए दिमाग पर रखकर उसकी नसें जोड़ने जाने लगे। डॉक्टर टोइड अपनी जिंदगी के पेचीदा तरीन ऑपरेशन में कामयाब हो गया था। उसने शिरान के दिमागी खुलियों की तरतीब बदलकर उसके जहन को सुर्ख रंग के ताबे कर दिया था। अब सुर्ख रंग शिरान की जिंदगी पर हुक्मरान था। अपनी निगरानी में उसने शिरान के सर की स्टिचिंग कराई और बहुत से इंजेक्शन उसे देने के बाद वाश बेसिन की तरफ बढ़ गया। फिर बाहर आकर उसने मास्क और एप्रन उतार दिया। करीब खड़ी हुई खूबसूरत डॉक्टर से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में शाहकार ऑपरेशन किया है डॉक्टर, अब तुम उसे देखना। आप अजीम है डॉक्टर। आपका मुकाबिल कौन है? लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जनरल डी को फोन करके बुला लो, उससे कहो डॉक्टर टोइड अपने काम से फारिग हो गया है। ओके सर, डॉक्टर हिल्दा ने कहा और वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद जनरल डी डॉक्टर टोइड के सामने बैठा हुआ था। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है जनरल। मैंने उसे सुर्ख रंग दिया है, अपनी ज़ात में जिंदा है, सब कुछ जानता है, लेकिन अपने वतन और अपने माहौल से उससे नफरत है, शदीद नफरत। वो बादशाह खान और उसके ख़ानदान का दुश्मन है। उन सबको फना कर देना इसकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। लेकिन चूंकि आप इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए जिसके ज़रिए दूर रहकर भी आप इसका ज़हनी राब्ता रह सकता, इसलिए मैंने उसका सुर्ख रंग दिखाया है। इसके सामने सुर्ख रंग लाओ, उसे अहकामात दो तो दिलो जान से इसकी तकमील करेगा। मैंने उसके ज़हन में नफरत जिंदा रखी है। वो इस कायनात से इस तरह बागी है जिस तरह था, इसी ज़िंदगी से इस तरह दिलचस्पी है जिस तरह थी। इस पर उम्र का तनज़ुल नहीं तारी हुआ है। वो हर उस शख्स से नफरत करेगा जिसके लिए उसे हुक्म दिया जाएगा।
हर उस शख्स से मोहब्बत होगी जिसके लिए उसे हुक्म दिया जाएगा, लेकिन सुर्ख रंग इसमें तहरीक पैदा करेगा। यही मुमकिन था जनरल। जनरल डी गहरी निगाहों से डॉक्टर ट्वीट को देख रहा था। फिर उसने डॉक्टर से तशवीश ज़दा लहजे में पूछा, कोई भी शख्स उसे सुर्ख रंग से मशहूर कर सकेगा? हाँ, लेकिन जो इस बात से वाकिफ हो के उस सुर्ख रंग का ताबे है। आम हालात में अगर सुर्ख रंग के सामने आ जाए तो इसकी क्या कैफियत होगी? जनरल ने पूछा। वो मशहूर हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अगर इसे कोई हुक्म न दिया जाए तो इसकी कैफियत थोड़ी देर के बाद एतदाल पर आ जाएगी। और अगर सुर्ख रंग मुस्तकिल इसके सामने हो तो एक दफ़े कैफियत तारी होने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उस वक्त तक दोबारा इस पर वो कैफियत तारी नहीं होगी जब तक वो सुर्ख रंग से गुजर न जाए, दूसरे रंगों में उसे रखा जाए और फिर उस रंग इसके सामने लाया जाए तो वो दोबारा ट्रांस में आ सकता है। सुर्ख रंग के तहत उसे जो अहकामात दिए जाए वो उस पर कब तक असरअंदाज होंगे? अहकामात के बाद वो मुतदिल होगा। हाँ, इन अहकामात की पाबंदी इसका फर्ज होगी और वो उस वक्त तक इन पर अमल पैरा रहेगा जब तक उसे सौंपा हुआ काम पूरा ना हो जाए। इसकी बाकी जिंदगी? डॉक्टर जनरल ने मुसर्रत लहजे में पूछा। मामूल के मुताबिक होगी जैसी थी। क्या कोई कोशिश इसके ज़हन का तिलिस्म तोड़ सकती है? जनरल ने गहरी निगाह से डॉक्टर को देखते पूछा। हाँ, तोड़ सकती है। इसके लिए इसके सर का ऑपरेशन करके वो नए खुलिये ज़ाया करना होंगे जो उसके ज़हन में दाखिल किए गए थे। आप अपने फ़न के यकता इंसान है डॉक्टर। मैं आपको इस हैरतअंगेज़ ऑपरेशन पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया जनरल, मेरा फ़न मेरे वतन के लिए है और मैं हर तरह से हाजिर हूँ। मैं अपने शाहकार को कब तक हासिल कर सकता हूँ? सिर्फ 7 दिन, इसके जख्म सूख जाएंगे। जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। मेरे लिए कोई और हुक्म डॉक्टर? नहीं जनरल, मैंने इसीलिए आपको तकलीफ दी थी। इस काम में आपके मुआविन कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर हिल्दा, डॉक्टर सुलेमान और डॉक्टर पीवाल। हम 4 अफराद ने ये काम किया है। मैं उन तमाम लोगों का एहसानमंद हूँ। 1 हफ्ते के बाद जब आप इस शाहकार को मेरे हवाले करेंगे तो आपको मेरे गरीब खाने पर एक ज़ियाफत कबूल करना होगी। इसकी क्या ज़रूरत है? ये मेरा इजहार अक़ीदत होगा। आपकी ख्वाहिश है तो ठीक है, डॉक्टर ट्वीट ने कहा और जनरल वापसी उठ खड़ा हुआ। 1 हफ्ते के बाद जनरल डी ने अपनी मखसूस रहायश गाह में इस गाड़ी का दरवाजा खोला जिसे डॉक्टर ट्वीट उसके साथ ही डॉक्टर नीचे उतरे थे। डॉक्टर खुद ये गाड़ी ड्राइव करके लाया था। इसके नज़दीकी शानदार सूट में मबूस शीरान बैठा हुआ था। स्याह रंग के बेहतरीन लिबास में इतना शानदार नजर आ रहा था कि इससे निगाह नहीं हटती थी। देखने वाले पर इसका रोब तारी हो जाता था। मिस्टर शीरान से मिलो जनरल, ये इस तकरीब के खुसूसी मेहमान हैं। हेलो, जनरल डी ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन शीरान का हाथ मुसाफिर के लिए नहीं बढ़ा था। उसने भारी लहजे में हेलो कहा था। जनरल ने हैरान होकर डॉक्टर ट्वीट को देखा। हमारे दोस्त से हमसे मुसाफा नहीं किया डॉक्टर, जनरल बोला। इसका जवाब मैं ही दूंगा जनरल, मौजूद खा हूँ। मेरा ताल्लुक एक ऐसे जंगली कबीले से है जहाँ की रस्में अजीब होती हैं। हम लोग सिर्फ उससे हाथ मिलाते हैं जिससे ज़िंदगी भर वफादार रहना हो। हाथ मिलाने के बाद हम पर कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, वो हमें हर हाल में पूरी करनी होती हैं। कौन जाने आने वाले वक्त हम दोस्त हों या दुश्मन। अभी से दोस्ती की रस्में निभाना मुश्किल है, शीरान ने कहा। दिलचस्प मंतक है। क्या ख्याल है डॉक्टर? वैसे मिस्टर शीरान, आपका ताल्लुक कौन से कबीले से है? पहाड़ों में एक कबीला तुराबजान के नाम से यह आबाद है, मैं उसका बाशिंदा हूँ। अंदर तशरीफ रहे डॉक्टर, जनरल ने कहा और फिर शीरान से मुखातिब होकर बोला, यहाँ आप कब आए? मेरी जिंदगी के कुछ दिन खो गए, कुछ भूल गया हूँ। यादों का मरीज नहीं हूँ, जब याद आ जाएगा जान लूंगा। जिंदगी फजूल ख्यालात में बर्बाद करने की चीज नहीं, शीरान ने जवाब दिया। जनरल उन्हें ड्राइंग रूम में ले गया। हमारे अलावा यहाँ कोई मधु नहीं है जनरल, ये ज़ियाफत खास लोगों के लिए है, आम लोगों से इसका क्या ताल्लुक? क्यों डॉक्टर ट्वीट, क्या ख्याल है आपका? जनरल ने मुस्कुराते हुए नौजवान डॉक्टर हेल्दा की तरफ देखा। डॉक्टर हेल्दा जनरल की आंखों को देखकर सटरा गई। न जाने क्यों उसे ये आंखें पुरस्कार महसूस हो रही थी। मैं अपने शाहकार को दूसरों के सामने पेश करना चाहता हूँ। आपने अपने वतन के लिए एक कारनामा अंजाम दिया है डॉक्टर। काम की तकमील हो जाए मैं आपके नाम को आसमान पर पहुंचा दूंगा। ओह शुक्रिया, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ट्वीट ने कहा। नहीं डॉक्टर, मैं नासपास नहीं हूँ। अपने मुल्क, अपने वतन की बका के लिए हम में से कोई भी शख्स कोई कारनामा अंजाम देता है तो हम इसे खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रहते। यह हम में से हर शख्स का फ़र्ज़ है। आपने अपने वतन और पार्टी के मुफादात के लिए एक ऐसा अहम कारनामा अंजाम दिया है जिसकी अफादत का अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोग्राम जनरल डी के जहन में है, इस प्रोग्राम मुकम्मल तौर से अमल होगा तो यूँ समझ लीजिए कि हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए हम तवील अरसे से कोशां थे और जिसके लिए हमारे एक पूरे डिपार्टमेंट को फना होना पड़ा। बेशुमार लोगों को कुर्बानियाँ देना पड़ी, लेकिन इन कुर्बानियों के बावजूद हम अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। मैं नहीं समझा जनरल, डॉक्टर ट्वीट ने कहा।
बहुत सी बातें ऐसी होती हैं डॉक्टर जिन्हें समझना ज़रूरी नहीं होता। आप अपने मुल्क के एक मायना साइंसदान हैं और आपने ऐसे अनोखे तजर्बात किए हैं कि दुनिया उनका लोहा मानती है। आपको अपनी ही फील्ड में एक मखसूस मुकाम हासिल है, जबकि हमारी जिम्मेदारियां कुछ और हैं। बहरतौर कहने का मकसद यही था डॉक्टर ट्वीट के अपनी कामयाबी के बाद जब हम इस कामयाबी की राहें साफ करने वालों का तज़किरा करेंगे तो उनमें डॉक्टर ट्वीट का नाम सर फहरिस्त होगा। आप मुझे शर्मिंदा करने जनरल, डॉक्टर ट्वीट ने इंकिसार से कहा। उसके बाद खाने का दौर शुरू हो गया। जनरल डी इनमें से एक एक को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खाने की डिशें पेश कर रहा था। देर तक ये सिलसिला जारी रहा। इसके बाद जनरल डी ने इन सबको अपने मखसूस कमरे में चलने की पेशकश की, जो इस इमारत के अंदर सबसे अंदरूनी कमरा था। डॉक्टर सिलोमन, डॉक्टर पीवाल, डॉक्टर हेल्दा, डॉक्टर ट्वीट शीरान के हमरा जनरल डी के साथ उस कमरे में पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा हॉल था और यहाँ बहुत मुख्तसर सा फर्नीचर सजा हुआ था जो एक कोने में था। दीवारों पर खौफनाक मनाजिर की तस्वीर आवेजा थी, जिनके पास हल्की हल्की रोशनियाँ शेड दे रही थीं और रोशनियों के पस मंजर में तस्वीरें खौफ का माहौल पैदा कर रही थी। तमाम डॉक्टर इन तस्वीरों को अजीब सी निगाहों से देखने लगे। फिर डॉक्टर ट्वीट ने कहा, आपने इस हालनुमा कमरे को बहुत अजीब अंदाज में आरास्ता किया है जनरल डी। क्या ये आपकी अपनी पसंद है? हाँ डॉक्टर, ये खौफनाक मनाजिर मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इनमें से किसी भी तस्वीर के आगे जाकर खड़े हों, मैं आपको इसकी तारीख बता सकता हूँ। ये मनाजिर मेरी निगाहों के सामने गुजरे हैं और मैं इनमें एक एक किरदार की हैसियत रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ा इन तस्वीर से लगा सकते हैं। वाकई बड़ी होलनाक ज़िंदगी रही आपकी जनरल डी। हाँ डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपनी फितरत को अजीब सी तब्दीलियाँ पाई हैं, जबकि शायद ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ऐसा नहीं था। खैर छोड़िए इन बातों को। यूँ समझ लीजिए कि इस कमरे में आने के बाद मेरी शख्सियत एक दूसरा रुख इख्तियार कर जाती है। तशरीफ़ रखिए। दरअसल मैं मिस्टर शीरान के बारे में अपनी तसल्ली चाहता हूँ। मैं जानता था जनरल, बल्कि मुझे इस बात पर हैरत थी कि आपने इसका इश्तियाक क्यों नहीं किया। डॉक्टर ट्वीट मुस्कुराता बोला, हर काम अपने वक्त पर सजता है डॉक्टर ट्वीट। क्या आप मुझे इसकी मालूमात देंगे कि अपना काम अंजाम दे दूँ? हाँ क्यों नहीं, और इसकी मुनासिब तरीन जगह है, डॉक्टर ट्वीट ने कहा। जनरल डी एक अलमारी की तरफ बढ़ गया और अलमारी खोलकर इसने उसमें से एक गहरे सूख रंग का कपड़ा का टुकड़ा निकाल लिया। वो टुकड़ा निकाल कर वो डॉक्टर ट्वीट के पास पहुंचा और सरगोशी के अंदाज में उसे अपने कार्रवाई के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। शीरान इस दौरान में लोगों के साथ खाने पीने में एक जी होश इंसान के तरह शरीक रहा था, लेकिन इसके अंदाज में एक खोया खोयापन अभी बाकी था जो नुमाया था। जनरल डी ने इस सिलसिले में डॉक्टर ट्वीट से सवाल किया तो डॉक्टर ट्वीट कहने लगा, ये इस तन्हा माहौल का असर है। जब आप इसे इंसानों की दुनिया में छोड़ देंगे तो रफ्ता रफ्ता इसकी अपनी फितरत बेदार हो जाएगी और ये अपने तौर पर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सूख रंग के ज़ेरे तहत उसे जो हदायत मिलेंगी उस पर अमल इसकी ज़िंदगी का जुज़ बन चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल डी कि मैंने इसके जहन में एक ऐसे खलिए का इजाफा कर दिया है जो सूख रंग के अहकामात कबूल करता है। इस वक्त जब सूख रंग के तहत इसे अहकामात दिए जाते हैं तो ये खुलिया अचानक बड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर वो इसके पूरे जहन पर हावी हो जाता है, और उस वक्त वो खुलिया जो अहकामात कबूल करता है वही इसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। रफ्ता रफ्ता मकसद की तकमील के बाद वो सुकड़ना शुरू हो जाता है और फिर अपनी जगह एक मामूली हैसियत इख्तियार कर जाता है। यूँ समझो कि सूख रंग इस खलिए को मुतहर्रिक करता है और आंखों के ज़रिए इसका अक्स दिमाग तक पहुँचता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं इसका तजर्बा करना चाहता हूँ। ज़रूर कीजिए, आपको इससे क्या काम लेना है? डॉक्टर ट्वीट ने कहा। फिर दफतन जनरल डी ने सुर्ख कपड़ा फैला दिया। शीरान इस वक्त किसी और तरफ मुतवज्जो था। डॉक्टर हेल्दा इससे कुछ गुफ्तगू कर रही थी। दफतन डॉक्टर हेल्दा ने चौंक कर सुर्ख कपड़े की तरफ देखा। ये सब कुछ एक मखसूस प्रोग्राम के तहत था। इसके चौंक कर इस समत देखने से शीरान की तवज्जो उस समत हो गई और दफतन यूँ महसूस हुआ जैसे शीरान के बदन को झटका सा लगा हो। इसकी आंखें फैलती चली गई। उसके चेहरे पर अजीब से आसार नजर आने लगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और सुर्ख कपड़े के नज़दीक आ खड़ा हुआ। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई थी और वो पलके झपकाए बगैर सुर्ख कपड़े की तरफ देख रहा था। तब जनरल डी की आवाज़ उभरी, क्या तुम मेरे अहकामात की पाबंदी करोगे? शीरान खामोशी से देखता रहा। जनरल डी की एक निगाह दरवाजे की समत डाली जो बंद था और दूसरे लम्हे उसके मुंह से आवाज़ निकली, डॉक्टर ट्वीट को हलाक कर दो, इसकी गर्दन तोड़ दो। एक लम्हे के लिए तो डॉक्टर ट्वीट उसके साथी जनरल डी के अल्फाज का मफहूम ही नहीं समझ सके, लेकिन जब शीरान डॉक्टर ट्वीट की तरफ मुड़ा तो
ڈاکٹر ٹویٹ حیرت سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جنرل؟ اس نے بوکھلائے انداز میں کہا، لیکن جنرل خاموش تھا۔ شیران نے چیتے کی طرح ڈاکٹر ٹویٹ پر چھلانگ لگائی تھی اور دوسرے لمحے ڈاکٹر ٹویٹ اس کی گرفت میں تھا۔ شیران نے اپنے مضبوط اور طاقتور ہاتھوں میں ڈاکٹر ٹویٹ کی گردن پکڑی اور اسے ایک مخصوص انداز میں زور سے جھٹکا دیا۔ گردن کی ہڈی تڑکنے کی آواز صاف سنائی دی اور ڈاکٹر ٹویٹ کٹے ہوئے بکرے کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے تینوں ساتھی ڈاکٹر خوفزدہ انداز میں اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں کی کیفیت بگڑ گئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے چیف کی لاش دیکھ رہے تھے۔ تبھی جنرل ڈی کی آواز دوبارہ ابھری۔ ڈاکٹر سلیمن اور ڈاکٹر پی وائل کی گردنیں آپس میں پکڑ کر ان کے سر اس وقت تک ٹکراتے ہوئے جب تک ان دونوں کی جان نہ نکل جائے۔ شیران کا رخ تبدیل ہو گیا، وہ گھوما اور دوسرے لمحے اس نے ڈاکٹر سلیمن اور ڈاکٹر پی وائل کی گردنیں دبوچ لی۔ ڈاکٹر ہلدا چیختے ہوئے دروازے کی سمت دوڑی، لیکن جو ہی جنرل ڈی کے قریب سے گزری، جنرل نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑ دے وحشی دیوانے، مجھے چھوڑ دے، ڈاکٹر ہلدا نے کربناک آواز میں کہا، اور جنرل نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ پھر اس نے ہلدا کی گردن کچھ مخصوص رگوں کو دباؤ ڈالا اور ڈاکٹر ہلدا بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی۔ جنرل ڈی کا چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک انسان سے زیادہ شیطان نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑا وہ اس دلچسپ منظر کو دیکھ رہا تھا۔ شیران وحشیانہ انداز میں ڈاکٹر سلیمن اور پی وائل کی گردنیں دبوچ کر انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی افریتی قوت شاید کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ موت و زندگی کا کھیل تو اس کی پوری زندگی پر مسلط تھا۔ ہوش و حواس کے عالم میں بھی کبھی اسے کسی انسان کو قتل کرنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی تھی۔ اس وقت تو صورتحال ہی دوسری تھی۔ آن کی آن میں ان دونوں کے چہرے اپنے خدوخال سے محروم ہو گئے، وہ مسخ ہو گئے تھے۔ تب شیرانیوں نے چھوڑ دیا۔ جنرل ڈی نے اچانک ہال کی دیوار میں لگے سوئچ بورڈ پر کچھ بٹن آن کیے اور ہال میں رنگین روشنی بکھر گئی، سبز، پیلی اور نیلی روشنیاں۔ اس میں کوئی روشنی سرخ رنگ کی نہیں تھی۔ شیران چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ اس نے اچانک جاگنے والے انداز میں آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر بولا، یہ سب کیا ہے جنرل؟ افسوس ان پر جنون کا دورہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اچانک ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ وہ مشکل تمام میں ڈاکٹر ہلدا کو بچا سکا۔ جنرل نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تعجب ہے، سخت تعجب ہے، یہ سب تو ہوش مند انسان تھے۔ مجھے بھی تعجب ہے۔ آؤ شیران، تم آرام کرو، تمہیں پرسکون رہنا چاہیے۔ جنرل ڈی شیران کو لے کر باہر نکل آیا۔ وہی ڈاکٹر ہلدا کو اس نے وہی چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ شیران، یہ احمق لوگ تھے، زندگیاں کھو بیٹھے، تم آرام کرو۔ جنرل ڈی نے شیران کو ایک آرام دہ بیڈ روم میں پہنچا دیا، پھر پلٹتے ہوئے پوچھا، تمہیں کسی شے کی ضرورت تو نہیں شیران؟ نہیں جنرل، میں ٹھیک ہوں، سکون سے سو جاؤ، تم میرے معزز مہمان ہو۔ جنرل باہر نکل آیا۔ پھر ایک اور کمرے میں پہنچ کر اس نے انٹرکام کا سوئچ آن کیا اور دوسری طرف کی آوازیں سننے لگا۔ یس جنرل۔ چند لمحوں کے بعد آواز سنائی دی، 4 آدمیوں کو O5 میں بھیج دو، کام ہے۔ پہنچ رہے ہیں جنرل، جواب ملا، اور جنرل انٹرکام بند کر کے ہال کی طرف چل پڑا جہاں یہ خونی ڈرامہ ہوا تھا۔ تینوں لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ جنرل کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ 4 آدمی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ان لاشوں کو لے جاؤ اور الیکٹرک چیمبر میں ڈال کر کوئلہ کر دو، اس کی پتھرائی آواز ابھری۔ یس سر۔ آنے والوں کی بے تاثر آوازیں سنائی دی اور انہوں نے ان لاشوں کو اٹھا لیا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ جنرل اب بے ہوش ڈاکٹر ہلدا کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ وہ چند لمحہ ڈاکٹر ہلدا پر نگاہیں جمائے رہا، پھر جھک کر اسے بازو میں اٹھا لیا اور اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے ہلدا کو بیڈ پر لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ہلدا نے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحہ ڈاکٹر ہلدا خالی و ذہنی کے انداز میں جنرل ڈی کی شکل دیکھتی رہی، پھر سب کچھ یاد آتے ہی اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ ہاں ڈارلنگ، اس حسین ماحول پر نگاہ دوڑاؤ، یہ چیخنے چلانے کی جگہ ہے، یہ میری زندگی کا دوسرا رخ ہے، یعنی آج کی بات وہ بہت قدیم تھا، یہ جدید۔ کمرے میں حسین تصاویر آویزہ تھی جنہیں دیکھ کر فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہلدا وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے خوفناک باتیں یاد تھیں۔ وہ روتے بولی، جنرل، ڈاکٹر ٹویڈ، وہ لوگ، تم نے انہیں قتل کر دیا جنرل۔ قتل؟ کیسی باتیں کہتے ڈاکٹر ہلدا؟ اسے قتل کہتے ہیں؟ وہ شہید ہیں، وہ اپنے وطن پر قربان ہوئے۔ جنرل ڈی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تم پاگل ہو جنرل، تم جنونی ہو۔ تم نے ملک کے بیش قیمت سرمایہ ضائع کر دیے۔ ڈاکٹر ٹو جیسا کوئی دوسرا اس ملک میں پیدا نہیں ہوگا۔ قوم کا اتنا عظیم سرمایہ ضائع کر دیا تم نے جنرل، تم نے اسے مار دیا جسے تمہاری ایک عظیم خواہش کی تکمیل کی تھی۔ تم چھوٹے ذہن کی مالک ہو ہلدا، صرف ایک ڈاکٹر، حقائق کے بغیر تم فضول گفتگو کر رہی ہو۔
ان لمحات کو خراب مت کرو۔ دیوانے، پاگل، جنونی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ بے شمار لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یوں ہی ہوں۔ مجھے اپنے مقصد کی تکمیل کا جنون ہے۔ میں ان سب سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ مجھے صرف کامیابی سے الفت ہے ڈاکٹر ہیلدا۔ تم ان باتوں سے لا علم ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میرا کام جان لو گی تو مجھے عظیم تسلیم کرو گی۔ کیا مقصد تھا تمہارا؟ ہیلدا بدستور روتے بولی، بیوقوف لڑکی، یہ نوجوان جس کا نام شیران ہے ایک ایسے مشن کو کامیاب بنائے گا جس کے لیے بے شمار لوگ اپنی زندگی کھو چکے ہیں۔ ان کی پلاننگ ناقص تھی، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے اس پروگرام کی تکمیل کے بعد ہمارے ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی، بہت کچھ حاصل ہو جائے گا ہمیں۔ ڈاکٹر ٹوئی نے تمہارے پروگرام کی تکمیل میں مدد کی تھی، ہاں، لیکن اس میں ایک سکم چھوڑ دیا تھا۔ ایسا سکم جس نے اسے سرخ رنگ کے تحت دیا ہے اور کوئی بھی شخص سرخ رنگ کے ذریعے کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا؟ بہت کچھ معصوم تتلی، بہت کچھ۔ جنرل مسکراتا بولا، اس طرح ڈاکٹر بھی اسے کنٹرول کر سکتا تھا۔ کیا ان میں سے کوئی جو اس کو اس راز سے جانتا تھا وہ جانے من؟ میں کسی رازدار کو کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اس طرح میں احساس کا شکار رہتا کہ میرے کھیل میں کوئی بھی ایسا شخص مداخلت کر سکتا ہے جو شیران کی حقیقت جانتا ہو۔ لیکن جنرل، نہیں ڈاکٹر ہیلدا، میں بتا چکا ہوں کہ مجھے ناکامیوں سے نفرت ہے۔ میں صرف کامیابیوں کا عاشق ہوں، مجھے برتری عزیز ہے، صرف برتری۔ مگر تمہاری اس راز کی شریک تو میں بھی ہوں، ہیلدا نے کہا۔ تم؟ جنرل ہنس پڑا۔ ہاں، تم شریک ہو، لیکن میں گٹھلیوں کے دام وصول کرنے کا قائل ہوں۔ کوئی بھی چیز ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ موت تو تمہاری بھی تقدیر ہے، لیکن کچھ دیر جی لو، کیا حرج ہے؟ کچھ دیر میرے لیے جی لو۔ جنرل ڈی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیلدا کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موت کے ہولناک سائے اس کے چہرے پر لرز رہے تھے۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے جنرل ڈی کی طرف دیکھا اور گھٹے گھٹے لہجے میں بولی، میں ہمیشہ زبان بند رکھوں گی۔ جنرل، تم مجھ پر یقین رکھو، میں مرنا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ زبان بند رکھوں گی، مجھے زندگی دے دو۔ زندگی میرے بازو میں سویٹی، جنرل کی آواز ابھری اور ہیلدا کی آواز گھٹتی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جنرل دوبارہ اپنے آدمی کو طلب کر رہا تھا کہ وہ ایک اور لاش کو ٹھکانے لگا دیں۔